गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व और उसमें है हम पढ़ रहे थे उत्प्रेरकीय गुण, यानी कि ये कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो हम उत्प्रेरक के रूप में जिन भी धातु, अधातु या मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, तो धातु या मिश्र धातु या फिर हम उपयोग करते हैं यौगिकों का, तो वो क्या होते हैं? संक्रमण तत्व ही होते हैं। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें आंशिक भरे N-1 डी कक्षक होते हैं। तो ये अपने रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करते हैं और क्रिया कारक के साथ मिलकर अपने रिक्त कक्षकों का उपयोग करते हैं और क्रिया कारक यानी सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं और एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। और फिर जब ये मध्यवर्ती ब्रेक होता है तो किसका निर्माण हो जाता है? उत्पाद का निर्माण हो जाता है और हमें उत्प्रेरक जो है वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इनके जो डी कक्षक हैं वो इनके जो उत्प्रेरकीय गुण है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा उत्प्रेरक कौन होते हैं? उत्प्रेरक वे यौगिक होते हैं जो अभिक्रिया में खुद खर्च नहीं होते हैं। मतलब अभिक्रिया में वो उपयोग तो आएंगे लेकिन वो खुद अभिक्रिया में खर्च नहीं होंगे। आपको लास्ट में उत्प्रेरक जो है वो फिर से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब आपको उत्पाद प्राप्त होगा तो साथ में उत्प्रेरक जो है वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं और अभिक्रिया के लिए एक नया पथ प्रदान करते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है और अभिक्रिया जो है वो जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ये अभिक्रिया के ईज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि जो क्रिया कारक हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको उत्पाद में बदलना है तो उनको एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा। आपकी बुक में संक्रमण ऊर्जा लिखा है जो कि गलत है, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, इन क्रिया कारकों की ये सक्रियण ऊर्जा है ना, इसी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? ये अभिक्रिया के लिए अल्टरनेट पथ प्रोवाइड करते हैं, पाथ ही चेंज कर देते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। यहाँ अब सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू, सक्रियण ऊर्जा को E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन का A और एनर्जी का E। तो यहाँ पर देखो सक्रियण ऊर्जा ही कम हो गई। तो ये भी 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है उस पथ की जिससे अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। ये भी हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। अधिशोषण में हमने देखा था कि ये अधिशोषक की तरह जब बिहेव करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनकी सतह पर फ्री वैलेंसी होती है, मुक्त संयोजकताएं, ठीक है, जिनको एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। तो ये जो फ्री वैलेंसी होती है उसके कारण ये क्या करते हैं, जो भी क्रिया कारक है उनको एक उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। तो ये क्रिया कारक पहले यहाँ आकर अटैच हो जाते हैं, फिर ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर से डिटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सतह उपलब्ध कराकर भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इनका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपकी बुक में कि किन किन अभिक्रियाओं में इनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में हो रहा है, तो वो उदाहरण आपको याद करने हैं। जैसे कि उद्योगों में वनस्पति तेल से घी बनाने में। अब जो वनस्पति तेल होता है वो हमेशा याद रखो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब इससे घी बनता है तो घी जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये रिएक्शन भी आपने 11th में पढ़ी थी। तो ये वनस्पति तेल से घी बनाने में यूज किया जाता है। कैसे? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, RCH डबल बॉन्ड CH और COOR। ठीक है, इस तरह का आपके पास कोई कंपाउंड है जो कि तेल का एक सूत्र है, ये तेल का एक सूत्र है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं।
तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ये उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। ये क्या करते हैं? अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजनीकरण होगा तो कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक H दोनों जगह अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये असंतृप्त थी, यहाँ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच हो गए तो खत्म हो गया, तो ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या बन गया? घी। तो इस तरह से यहाँ इस रिएक्शन में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है इनका। दूसरा हाबर प्रोसेस हमने पढ़ाई है, N2 + 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन में Fe उत्प्रेरक होता है और मोलिब्डेनम वर्धक होता है, दोनों ही डी ब्लॉक के तत्व हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने ओस्टवाल्ड प्रक्रम में पढ़ी थी कि जो अमोनिया होता है 4NH3 + 5O2, ये जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम 800 डिग्री सेल्सियस पर, ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है, और प्लस बन जाता है 6H2O, 4NO + 6H2O। ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम की एक रिएक्शन है, इसमें पहला पद है ये। और इसी तरह से बहुलक बनाने में भी इनका यूज किया जाता है, जैसे कि एथीन होती है CH2CH2, इसके N मॉलिक्यूल ले लिए तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है? इसका बहुलकीकरण हो जाता है, यानी कि ये जो CH2 है, अभी बहुलक आपके देखो ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ? इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। इस तरह से करना है और फिर आपको एक ब्रैकेट बना के क्या करना है? होल N, मतलब CH2 के N मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से एक लंबी चेन में जुड़ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो ये पॉलीथीन बन गई। क्या बन गई? पॉलीथीन। ये क्या थी? एथीन। तो ये एथीन से पॉलीथीन बनाने में भी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम क्या है? एक डी ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो सारे ज्यादातर रंगीन होते हैं, जिसका कारण डी संक्रमण होता है। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक पढ़े थे, जब पढ़ा था। मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिन भी ऐसे डी ब्लॉक के तत्व या तत्वों के यौगिक जिनमें डी कक्षक कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं, या जिनका अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो तो रंगहीन होते हैं। बाकी सब में जिनमें डी कक्षक आंशिक भरे हुए होते हैं, उनमें क्या होता है कि डी कक्षक जो होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और जो डी कक्षक होता है, डी उपकोष कह सकते हैं इसको, कक्षक तो एक कक्षक है, ये उपकोष है डी, तो इस डी उपकोष की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, किसमें? T2G और Eg में हो जाती है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से क्या करता है? किरणों को अवशोषित करता है और उत्तेजित हो जाता है, और जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो दृश्य क्षेत्र की किरणें कुछ कलर रंग की किरणें उत्सर्जित करता है, और वही कलर हमको क्या करता है? दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कलर प्रदर्शित करते हैं। क्या कारण है? डी संक्रमण होता है, T2G से Eg में संक्रमण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वही क्या करता है? इसीलिए हम कहते हैं आंशिक भरे जिनमें डी कक्षक होंगे वो ही कलरफुल होते हैं, बाकी जिनमें पूर्ण भरे डी कक्षक होंगे वो रंगहीन होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। चुंबकीय गुण के आधार पर हमने देखा कि कुछ प्रतिचुंबकीय होते हैं, कुछ अनुचुंबकीय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? लोह चुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय जो होते हैं उनमें क्या होता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और लोह चुंबकत्व जो होता है उनमें हमने देखा था कि कुछ अणु जो है वो मिलकर एक ही रेखा में जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या हो जाते हैं? इस तरह से संरेखित हो जाते हैं। और अगर उसके बाद आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देते हैं तो भी वो स्थायी चुंबक की भांति कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। और उसमें आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और Fe3O4 और मैंगनीज की जो धातु होती है वो क्या होती है? लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करती है।
और अनुचुंबकीय में आप देखेंगे जैसा कि ये सब हमने किसमें पढ़ा था, फर्स्ट और 9th चैप्टर में पढ़ा था। अनुचुंबकीय कौन होंगे, जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षक में, जिनमें भी डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, अनुचुंबकीय। और फिर हमने इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी निकाला था, म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां n बराबर क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या आप क्या लिख सकते थे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जितनी ज्यादा होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना अनुचुंबकत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रतिचुंबकीय क्या था, जब अयुग्मित सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो नेक्स्ट है अंतराकाशीय यौगिक। तो मिश्र जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका एक महत्वपूर्ण गुण है अंतराकाशीय यौगिकों को बनाना और मिश्र धातुओं का निर्माण इनसे किया जाता है। तो अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि हमने ये देखा था कि डी ब्लॉक के तत्व धातुएं हैं और धातुओं की निबिड़ संकुलन व्यवस्था होती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बीसीसी, एफसीसी या एचसीपी स्ट्रक्चर होती है इनकी। अब क्या होता है कि ये निबिड़ संकुलन जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं जिन्हें हम अंतराकाश कहते हैं, और उन रिक्त स्थानों में कौन प्रवेश कर जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन या नाइट्रोजन। तो इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतराकाश यौगिक कहलाते हैं। और ये यौगिक जो होते हैं उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, ये उच्च विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं और निष्क्रिय यौगिक होते हैं, ठीक है। निश्चय ये मिश्र धातु निर्माण करते हैं, किस तरह से करते हैं, देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो लगभग समान आकृति के होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये क्रिस्टल जालक में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो उस तरह से जो विलयन बनता है और वो जब ठोस हो जाता है तो उससे किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिनमें जो क्वालिटी होती है ना वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, मतलब इनके गुणधर्म अगर कुछ खराब हैं तो वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं, उत्कृष्ट कोटि के हो जाते हैं, इसलिए मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप लोहे को देखो तो लोहे पर जंग लगता है, लेकिन लोहे में अगर आप क्रोमियम, वेनेडियम, आयरन जो होता है उसमें तो रस्टिंग होती है, लेकिन अगर आप आयरन के अंदर क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और टंगस्टन मिला देते हैं और उससे धातुएं बनाते हैं, मिश्र धातु, तो उसमें क्या होता है, स्टील या स्टेनलेस स्टील बनती है। और आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, इस पर जंग नहीं लगता है, इससे क्वालिटी इंप्रूव की जाती है, मतलब मिश्र धातुओं के निर्माण से किया किया जाता है, धातुओं की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व जो है उसमें आपको पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता नहीं पढ़ना है, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में जो तुलना है वो नहीं पढ़नी है। तो एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, देखो हमने ये पढ़ा था कि लेंथेनम 57 और एक्टिनियम 89 जो कि तीसरे वर्ग के हैं, ठीक है, इसके बाद लेंथेनम 57 के बाद 58 to 71, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं तो इन तत्वों को लेंथेनाइड्स कहते हैं। और ये टोटल तत्व कितने हैं, 14 हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व वो तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोश में भरा जाता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, n-2 f उपकोश में भरा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो जो लेंथेनम है, अगर हम लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम 57 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये 5वां आवर्त है और एक्टिनियम वाला कौन सा है, 6ठा आवर्त है, क्योंकि लेंथेनम जो है वो 4f सीरीज है तो वो 6ठे में होगी और ये किस में होगी, 7वें में, तो एक्टिनियम 7वें आवर्त में है और लेंथेनम जो है वो 6ठे आवर्त का तत्व है। याद कैसे रखेंगे आप,
कि जो लेंथेनाइट्स होते हैं उनमें 4f सीरीज होती है, और जो एक्टिनाइट्स होते हैं 89 के बाद 90 से 103, ये एक्टिनाइट कहलाते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं और इन्हें एक्टिनॉन भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक्टिनाइट्स। अब होता क्या है कि ये 4f सीरीज होगी और ये 5f सीरीज, मतलब दो सीरीज होती है 4f और 5f। इनमें 4f में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, इनमें 5f में जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखो, अगर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें एफ ब्लॉक की, तो वो होती है n-2 f 0 to 14, ठीक है। और यहाँ पर होता है n-1 d 0 to 1 और ns2। तो यहाँ पर आप 1 to 14 लिख सकते हैं, n-2 f 1 to 14, ठीक है। और यहाँ पर n-1 d 0 to 1। अब आप यहाँ देखो बाह्यतम कोश कौन सा होगा, जैसे ये छठा आवर्त है, हम कह रहे हैं कि लेंथेनम का छठे आवर्त में। देखो कैसे कि ये जो होगा ना, ये 6s2 होगा, ठीक है। ये 6s2 होगा, तो ये क्या होगा, अगर n का मान 6 है तो n-1 का क्या होगा, 5d 0 to 1, ठीक है। और अगर आप देखो कि अगर n का मान 6 है तो n-2 यहाँ क्या आएगा, 4f, और तब क्या होगा 1 से 14, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो लेंथेनाइट्स होते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो n-2f जो है वो कर्नेल से 2 कोश अंदर है, 2 कक्षाएं अंदर है। ये कर्नेल है, बाह्यतम कोश छठा है, और इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम छठे में भी नहीं, पांचवें में भी नहीं, और फोर्थ में भर रहे हैं, यानी कि 2 कोश अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसलिए इनको अंतः तत्व का संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश से एक कोश अंदर डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, और ये उसके भी अंदर हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। और इनको भी संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी वेरिएबल वैलेंसी, एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और इनमें एफ कोश जो होते हैं वो अपूर्ण भरे होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि संक्रमण तत्वों के भी अंदर की तरफ होते हैं और 2 कोश बहुत ही अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। ये भी क्वेश्चन बनता है, दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को ही दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट, EARTH, अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि पहले इनके खनिज जो होते, ये जो थे, ये बहुत ही दुर्लभ खनिजों में मिलते थे, और वो भी खासकर जो मृदा ऑक्साइड होते थे उनमें मिलते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट या दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको पूछ ले कि ये कौन सा लेंथेनाइट किस आवर्त में होते हैं, तो आप लिखेंगे ये 6th आवर्त में होते हैं, ठीक है। और अगर ये पूछ ले तो ये 7th आवर्त में होते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ लेंथेनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो ये बन जाएगा। और इसी तरह से आप एक्टिनाइट्स का भी बना सकते हैं। एक्टिनाइट्स देखो 7वें आवर्त में है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 7s2, और यहाँ हो जाएगा 6d 0 to 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 5f 1 to 14। तो इस तरह से ये किसका बन जाएगा, एक्टिनाइट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लेंथेनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो लेंथेनम होता है 57, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेंथेनम के बाद सीरियम, ल्यूटीशियम तक
सीरियम से लगाकर ल्यूटीशियम तक ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। और ये 14 होते हैं क्योंकि एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 7। एफ उपकोष जो होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 14। तो तत्व भी कितने होते हैं, 14। 14 लेंथेनाइट्स और 14 क्या होते हैं, एक्टिनाइट्स। 14 एलिमेंट होते हैं दोनों में। यहाँ पर देखो लेंथेनम 57 है, फिर ये 58 हो जाएगा, 59 60 61 62 63 यूरोपियम, 64 गैडोलिनियम, 65 टर्बियम, 66 डेस्प्रोसियम, फिर 67 हो जाएगा हॉल्मियम, 68 अर्बियम, 69 ये हो जाएगा थूलियम और इटर्बियम, 70 और 71 हो जाएगा ल्यूटीशियम, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम याद करने हैं इनके। अब लेंथेनम के बाद सीरियम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हमने ये देखा है कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f1 to 14 और फिर क्या होता है n-1 d0 to 1 और ns2 ये होता है। तो यहाँ देखो आपको सिंपल क्या करना है, लेंथेनम का लिखना है। यहाँ लिखेंगे आप जिनॉन, जिनॉन का 54 होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लेंथेनम है अगर हम उसकी बात करें तो वो किस वर्ग का है, छठे आवर्त का है। तो यहाँ क्या आएगा 6s2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5d1 और यहाँ अंदर आएगा 4f0। छठे आवर्त में s 6 होगा, d उससे एक कम और f का नंबर उससे भी एक कम, तो 6 5 और 4 इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखो अगर आपको लेंथेनम याद हो गया तो बाकी सबका याद हो जाएगा। जिनॉन 4f0 5d1 6s2, इसलिए देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी ब्लॉक में, डी उपकोष में, इसीलिए इसको लेंथेनाइट्स को तो हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व। लेकिन इसके बाद जैसे ही 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है 4f की ऊर्जा 5d से कम हो जाती है। तो हमको ऐसा लगेगा कि अगर इसमें डी में पहला इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ भी डी में जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही लेंथेनम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन आता है 4f की जो ऊर्जा होती है वो 5d से कम हो जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन किस में फिल होने लग जाते हैं, 4f में फिल होने लग जाते हैं। तो इसीलिए सीरियम जो है वो f ब्लॉक का तत्व है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होगा, जिनॉन यहाँ हो जाएगा 4f1, ठीक है। यहाँ देखो 54 55 56 57, ठीक है। तो यहाँ जिनॉन में 4f1 एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो इसका 58 हो जाएगा, 5d1 और 6s2। उसके बाद देखो आपको इस तरह से याद रखना है कि सबके आगे जिनॉन तो लिखना ही है। तो पहले आप सबके आगे क्या लिख देंगे, जिनॉन। किसी का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकते हैं या फिर इसकी संयोजकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आप संयोजकता से संबंधित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो लेंथेनाइट्स में कारण बताइए के साथ आएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होंगे तभी आप उसके कारण के साथ आंसर दे पाएंगे। तो सबके आगे आप क्या लिख दीजिए, जिनॉन। ये तो सब में ही आएगा, ठीक है। अब देखो इजी तरीका है, 4f1 अब 4f2 नहीं होता है, सीधा क्या होता है 4f3। इसका होगा 4f4 4f5। किस तरह से याद करना है मैं वो बता रही हूँ। 4f6 4f7 अगेन 4f7 होगा, 4f8 नहीं होता, 7 7 दो बार होगा। फिर यहाँ पर सीधा क्या आएगा 4f9, 8 नहीं होता और 2 नहीं होता, तो 3 के बाद 1 के बाद सीधा 3 4 5 6 7 7 9 और 4f10 4f11 4f12 4f13 और 4f14 और इसका भी होगा 4f14, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ सीधा 3 किया है, ठीक है, तो यहाँ 5d में 0 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4f1 था तो आप यहाँ 4f2 करते, ठीक है, तो यहाँ 2 होता। लेकिन यहाँ आपने 3 कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया, तो आप d का 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ 5d 0 हो जाएगा 6s2। तब देखो ये 59 है ना, तो जिनॉन 54 54 55 56 57 58 59, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो जिनॉन में 54 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा 5d 3 है 4 है, तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ पर 60 है 6s2, बचे हुए d में डालना है आपको।
तो ये यहाँ पर एनडी जो है इसका 60 है, तो 54 60 हो गए, तो यहाँ भी 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 5D0 6S2, ठीक है। यहाँ भी 5D0 6S2, एक एक बढ़ रहा है, तो इसी में बढ़ रहा है, यहाँ डी में नहीं बढ़ रहा है, इसलिए डी का 0 ही होगा। यहाँ भी 5D0 6S2। अब यहाँ देखो, यहाँ नहीं बढ़ रहा, देखो 3 से 4 बढ़ा तो हमने यहाँ तो 0 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आप काउंट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 ही है, इसका मतलब है कि गैडोलिनियम में एफ में नहीं बढ़ा, तब फिर आप किस में बढ़ाओगे, डी में, क्योंकि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा हुआ है n-1 डी या तो 0 होता है या 1 होता है। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 4F9 है, अब यहाँ से F में बढ़ रहा है, 7 के बाद यहाँ सीधा कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4F9, यहाँ पर 6S2 तो हो गई 8, और एक जो बढ़ना था वो 9, तो यहाँ पे वापस 6B क्या हो जाएगा, 0। देखो ऐसा क्यों हुआ, जिनॉन 54 है, 54, तो यहाँ पे 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, तो यहाँ डी में 0 हो जाएगा। काउंट कर लेना, उसके बाद बचे हुए डी में रखना 0 है कि नहीं। बाकी यहाँ 10 है, यहाँ 6S2 होगा, तो बचा हुआ आपको 6D में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी 6D में 0 और 6S2, सॉरी 5D है, ये कितना है, 6D है, तो ये क्या होगा, 5D, 5D और 5D। उसके बाद 5D 0 6S2, 5D0 6S2, 5D0 6S2, और यहाँ हो जाएगा 5D1 6S2, क्योंकि यहाँ से F में नहीं बढ़ा तो आपको D में बढ़ाना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक 1 बढ़ने से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ आने में F में नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इसमें बढ़ाना पड़ेगा D में। तो D में या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। तो इस तरह से आप लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ल्यूटीशियम में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो F उपकोष में नहीं जाकर किस में जा रहा है, D में जा रहा है। फिर भी हम कहते हैं इसको D ब्लॉक, F ब्लॉक का तत्व ही है। यहाँ पर D में क्यों गया, क्योंकि पूर्ण भरे F कक्षक का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से गैडोलिनियम में भी नया आने वाला इलेक्ट्रॉन D में गया है, ना कि F में। क्यों, क्योंकि अर्धपूरक जो F कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। और इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो लेंथेनाइड्स को जो सामान्य रूप से सबको Ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लेंथेनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो वो +3 होती है। ये सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे थे तो +3 तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, और ये दिखाने के लिए ये सब क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s के बाहर निकालते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन या तो D का निकालेंगे या F का निकालेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सीरियम के केस में D का निकलता है, ठीक है, और इनमें तो D का है ही नहीं, तो सब में F का निकलेगा। और गैडोलिनियम के केस में D से निकलता है तीसरा इलेक्ट्रॉन, और इन सब में F से निकलेगा, और फिर ल्यूटीशियम के केस में D से निकलता है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो सीरियम, गैडोलिनियम और लुटीशियम से किसका निकलता है, D उपकोष से निकलता है, और बाकी सब में F उपकोष से वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि दो तो 6s2 से निकल रहे हैं। इसके अलावा भी कभी कभी ये +2 और +4 भी दिखाते हैं कुछ लेंथेनाइड्स, उनकी भी बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो अगर सीरियम की बात करें तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर देखो आप सीरियम से 2, 3 और 4 चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो इसका जिनॉन जैसा अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है, इसीलिए सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है, तो आप लिखेंगे कि जब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन के जैसा हो जाता है, जो कि अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और स्थायी होता है, इसलिए सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोपियम की, तो यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, क्योंकि देखो अगर यूरोपियम जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो F को कोश अर्धपूर्ण होता है, ठीक है, और जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है, इसलिए यूरोपियम +2 दिखाता है। और यहाँ पर देखिए तो अगर आप देखेंगे इटरबियम भी +2 दिखाएगा।
इटर्बियम जो है वो भी +2 दिखाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका F कोष पूरा भरा हुआ है, तो उस वजह से इटर्बियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ठीक है, बाकी +3 तो सभी दिखाते ही हैं। और अगर आप सीरियम के अलावा बात करें यहाँ पर टर्बियम की, टर्बियम 65 की, तो ये क्या करता है, यहाँ पर देखो, यहाँ 4f9 6s2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये वाले, और 2 अगर इसमें से निकाल दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो जाता है, 4f7 हो जाता है, और अर्धपूरित पीक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो टर्बियम है ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है, सीरियम तो प्रदर्शित करता है +4, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। टर्बियम करता है क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें 4f7 हो जाता है, जिनोन, और 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। देखो 9 में से 2 निकालोगे तो 7 रह जाएगा ना, तो 2 ये और 2 ये 4 हो जाएंगे, 4 बार निकालोगे तो इसका अर्धपूरित F कोष हो जाते हैं, इसलिए ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आप तभी दे सकते हैं जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आएंगे, और ये सीखना एकदम आसान काम है। ठीक है, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आप लिखना सीखेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे।